वंदे मातरम। अभी के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लास 10 में हम लोग ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे क्लास 9 से ही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा जो आप लोग 9 और 10 में पढ़ के आए वो आप पढ़ते होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और एक 0 डिग्री छोड़ दिया मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनस में भी डिग्री को देखना है और प्लस में भी, लेकिन ये वाला नहीं हमको क्वेश्चन में दिखेगा। ये बहुत रेयर दिखता है क्वेश्चन में। जब हम 11th-12th में ट्रिगोनोमेट्री को बनाते हैं हमको क्या दिखता है, π/4, π/3, π/6, π/2, 2π/3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के एंगल्स कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस मेजरमेंट में है, पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। इस चीज़ को देखने के पहले हम लोग 2-3 को बात जानना जरूरी समझते हैं। पहला क्या कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं आखिर उसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है या नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि a+b का होल स्क्वायर अधिकतर बच्चा जानता है, जानते हैं ना। अब उसी a+b के होल स्क्वायर को हम ऐसे बोल दें a² + 5ab - 3ab + b², तो वो आपको गलत ऐसा लगेगा, है कि नहीं। लेकिन जबकि वो जोड़ घटाव करने के बाद वही आएगा a² + 2ab + b²। पढ़ लिए हैं क्लास 7 से 10th तक में, लेकिन इसका अप्लाई कहाँ करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं, है कि नहीं। केवल एक क्वेश्चन बनाने के अलावा और 2 नंबर लाने के अलावा उसका कहीं लाइफ में यूज़ नहीं आपको दिखता होगा। कहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो ट्रिगोनोमेट्री भी आप 10th से पढ़ के आ गए, लेकिन इसका यूज़ अभी तक आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया है ना। अब थोड़ा सा इसके नाम से पहले हम लोग समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ट्राइगोन और मेट्रॉन से बना हुआ शब्द है। क्या चीज़ है, ट्राइगोन और मेट्रॉन से। ट्राइगोन का मतलब होता है 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, और मेट्रॉन का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। क्या हम बोले कि 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, साइड एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड एंड इट्स अ मेजरमेंट, यानी कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र और उसके बीच में जो एंगल्स होंगे उसका हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे, या उसके साइड का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो ब्रांच हमारा क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसका बहुत सारा यूज है। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको जब कभी किसी का ऊंचाई निकालना है, उससे कितना दूरी पे आप रहिएगा कि वो सटीक आपको दिखे, उसमें ये काम करेगा। आप जिसको कि हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, हाँ या नहीं। दूसरा होता है कि एकदम छोटे छोटे वैल्यूज़ निकालने के लिए एंगल्स के, वहाँ पर जो है इसके एप्लीकेशंस होते हैं। नंबर 3 डिफरेंशिएशन में इसका प्रयोग होगा। नंबर 4 इंटीग्रेशन में इसका प्रयोग होगा। और नंबर 5 सबसे बड़ी बात, ये जो इतना बड़ा बड़ा पुल, इतना बड़ा बड़ा घर बनता है, हर जगह उसके इक्वेशन में, उसके फार्मूला में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगा। क्लियर है। तो ये है हमारे ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग। अब इसके बाद जब हम लोग इंट्रोडक्शन इसका समझ गए हैं तो हम लोग चलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल के तरफ, ठीक है। अगली बात को पहले हम यह कंसीडर करते हैं कि एंगल हमारा क्या चीज़ है, या एंगल किसको कहते हैं। तो शायद आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में। 2 रेखाओं के मिलने से, या 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। झुकाव को इंग्लिश में टेंजेंट भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो जब 2 रेखाएं इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उनके बीच में जो झुकाव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण, है ना। और ये जो एंगल वर्ड है ये एंगनस वर्ड से आया हुआ है। क्या चीज़ से, एंगनस वर्ड से आया हुआ है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर, यानी कि कोना। क्या कहते हैं, कॉर्नर मतलब कि कोना। अब कोना में क्या होगा कि 2 साइड का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक कोना बन रहा है, 2 साइड मिला, एक ये और एक ये। तो जो 2 साइड होगा जहाँ पर कि उसके बाद ये इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष। और उसके बाद जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, स्टार्ट को जहाँ से कोई भी चीज़ को हम स्टार्ट करते, प्रारंभ करते, उसको क्या कहते हैं, इनिशियल। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, इनिशियल साइड। और जहाँ पे अंत होगा उसको हम लोग फाइनल भी कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको टर्मिनल, ठीक है। तो 2-3 वर्ड्स हमारे एंगल में इंक्लूड हुए। पहला क्या कि इनिशियल साइड, दूसरा हमारा टर्मिनल साइड, और तीसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स का है
जहाँ पर कि दो रेखाएं या दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो जो मिलने वाला पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष। जहाँ से वो एंगल बनना शुरू करेगा उसको क्या कहेंगे, इनिशियल साइड, और जिधर वो चला जाएगा उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड। हाँ या नहीं। अगली बात, जैसे मानिए कि आप भोरे भोरे उठे घर से, कोनो काम से बाहर चले गए, तो बाहर रह जाइएगा, फिर घर आइएगा, है ना। तो जितना दूर आप विचलित हुए, जितना दूर आप अपने मेन पोजीशन से विचलित हुए, वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल। एंगल का 2-3 जगह पे अलग अलग भी होता है। एंगल का ही दूसरा मतलब क्या होता है, जानते हो, उसका देखने का एंगल सही नहीं है। एंगल का मतलब नजरिया, वो दूसरे एंगल से बोल रहा था भैया। अब इसका मतलब थोड़ा नहीं कि 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री पे जाके बोलना शुरू कर दिया, उसका नजरिया अलग था, वो अच्छा विचार से नहीं बोल रहा था। तो वो हो गया हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर में। यहाँ मैथ में एंगल क्या होगा, उसका मेजरमेंट ऑफ डेविएशन, मतलब कि वो अपने ओरिजिनल बिंदु से कितना भागा। उसके बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे कि यहाँ से चला और फिर वो जो वापस आना चाहेगा, हाँ या नहीं। तो ये जो मेजर ऑफ एन एंगल कह रहा है, यही बात, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट इनिशियल पॉइंट, यानी कि अपने प्रारंभिक बिंदु को प्राप्त करने के लिए जो ये हमारा रोटेशन करेगा, जो हमारा ये घुमाव करेगा, घूर्णन करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल। इसको रोटेशन वर्ड क्यों दिया, क्योंकि देखिए ये एक निश्चित बिंदु है जिसके कि चारों बगल हमको घूमना है। ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है जिसके कि हमको चारों ओर घूमना है। और जब हम किसी एक्सिस या फिक्स बिंदु के चारों ओर घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मेजर ऑफ एन एंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। कैसे कहेंगे, अमाउंट ऑफ रोटेशन। कोई कहेगा कोण की माप क्या है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, घूर्णन की मात्रा है, घूर्णन की माप है, जितना वो घूमा है वो हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत है एंगल और मेजर ऑफ एन एंगल में। सेंस ऑफ एन एंगल, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो सेंस का मतलब क्या होता है, मायने, परिदृश्य, यानी कि कोई जो कोण है वो क्या चीज़ को दर्शाना चाह रहा है। तो कोण दो ही चीज़ को दर्शा सकता है, क्या, एक तो पॉजिटिव एंगल और दूसरा हमारा निगेटिव एंगल। क्या क्या दर्शाएगा, पहला पॉजिटिव एंगल, दूसरा निगेटिव एंगल। अभी तक जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9, 10 में आपने ये वाला एंगल पढ़ा होगा जिसमें कि आप इससे यहाँ जाते थे। ये क्या था हमारा बाबू, इनिशियल साइड, हाँ या नहीं। और ये क्या था हमारा, टर्मिनल साइड। ठीक है, ये हो गया इनिशियल साइड, ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। और आप जाते थे इनिशियल से टर्मिनल की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे जाते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, घड़ी की जो सुई होती है कैसे घूमते हैं, वो ऐसे घूमती है। और यदि आप इसके विपरीत घूमेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब इनिशियल से टर्मिनल एक्वायर करने के लिए, यानी कि प्रारंभिक जो भुजा है उससे अंतिम भुजा जाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जो उसका घूर्णन का दिशा है उसके विपरीत दिशा में हम लोग जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ये फॉर्म करेगा पॉजिटिव एंगल। क्या करेगा, पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली यदि जो हम लोग इनिशियल लाइन, हमारा ये जो है क्या है, ये हमारा इनिशियल लाइन, और हम फिर से जाएंगे कहाँ, टर्मिनल लाइन की ओर। किधर जाएंगे, टर्मिनल लाइन की ओर, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल। अब ये भैया हम कैसे समझेंगे, या फिर इसका काहे ऐसे नाम दिया। अच्छा एक और बात को बताइए, घड़ी का सुई को उल्टा दिशा में घुमा दें तो आपके लिए समय बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, नहीं समझे। जैसे कि आप 11 बजे पढ़ने आए, आपका समय निर्धारित है कि 3 बजे आपको घर जाना है। बीच क्लास में हम क्या किए, 1 जब बजा था, घड़ी का सुई उल्टा दिशा में घुमा के 12 पर ला दिए। अब आप 3 बजे के जगह कितना बजे जाइएगा, एक्चुअली में 4 बजे, लेकिन यहाँ घड़ी में कितना बजेगा, 3। समय बढ़ गया कि घट गया, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव एंगल।
अब उसी बीच में कोई बच्चा को छुट्टी लेने का बहुत हड़बड़ी था, हवाइल था, छुट्टी लिए ला। अब वो क्या किया कि सुइया को जखनी 1 बजा था, घुमा के बजा दिया 2। अब छुट्टी जो है कितना बजे हो जाएगा, 2 बजे, क्योंकि वो 1 घंटा ऑलरेडी बढ़ा दिया है समय इस ओर। सुई किधर घूमी, घड़ी के सुई के दिशा में, और समय गया घट। 3 बजे के जगह छुट्टी हो गई 2, तो घटा का मतलब निगेटिव। तो जब हम घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में जब हम घूम करके टर्मिनल साइड की ओर जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव एंगल हो जाता है। और ठीक उसके विपरीत जब हम घूमते हैं तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, यदि ये जो है इधर से घूम के यहाँ आया और ये 30 डिग्री बनाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन यदि जो यही हमारा इधर से इनिशियल साइड से इधर आकर के और इस डायरेक्शन में घूमा और 45 डिग्री बनाया तो ये क्या हो जाएगा, -45 डिग्री, -45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेंस ऑफ एंगल क्या हो गया, 2 गो हो गया। सेंस ऑफ एंगल को कैसे परिभाषित करेंगे, द टर्म which tells us about the direction of rotation is called sense of angle। यानी कि वह पद जो कि हमको घूर्णन की दिशा का ज्ञान देता है या कोण बनाने के लिए जिस दिशा में हम घूम रहे हैं उसका ज्ञान देता है, उसको क्या कहते हैं, सेंस ऑफ एंगल। और इस बेसिस पे क्या तरह का एंगल हो गया, 2 तरह का एंगल हो गया। पहला पॉजिटिव एंगल और दूसरा निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी कि घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में। और दूसरा हो जाएगा निगेटिव एंगल, जबकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यानी कि घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में। कोई दिक्कत भी है। ट्रिगोनोमेट्री के मेजरमेंट ऑफ एंगल के सेक्शन में कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण टर्म्स हो जाते हैं जिसको कि जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दे करके क्या करता है कि उस टर्म को यूज कर जाता है कि फलाने क्वाड्रेंट में है या नहीं, तीसरे क्वाड्रेंट में है, मुख्य से इतना विस्थापन पर है, इतना डिग्री विस्थापन पर है। ऐसा आपको 10वां में नहीं भेटाया होगा, लेकिन 11वां 12वां में ऐसा भेटाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जब तक बिना हम लोग जानेंगे नहीं उसके बारे में, बिना जाने तो सॉल्व नहीं ना कर सकते हैं। तो वो टर्म्स कौन कौन सा है, पहला है क्वाड्रेंट। ये वाला टर्म आप जान रहे होंगे, 10th में आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पढ़ा होगा आपने। फिर है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा। अगला है एंगल इन क्वाड्रेंट, ये भी आपने नहीं पढ़ा होगा। अगला है क्वाड्रेंट एंगल, ये भी नहीं पढ़ा होगा। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ये थोड़ा सा पढ़ा होगा लेकिन कंप्लीट इसका नॉलेज नहीं होगा। अगला है को टर्मिनल एंगल, ये भी शायद ही आपने पढ़ा होगा। डेफिनेशन को रटने से मैथ नहीं बनता है, तो मैथ के टर्म को समझना होगा। ठीक है, क्या है पहला हमारे पास, क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, या उसका डिफिनेशन रटने से अच्छा है कि हम उसको समझ जाए तो मैथ में इम्प्लीमेंट में ले आएंगे, हाँ या नहीं। देखिए, हम जिस दिन एक्स एक्सिस का परिभाषा बता रहे थे, वाई एक्सिस का परिभाषा बता रहे थे, आपको डेफिनेशन बता रहे थे, उस समय बोले थे कि एक्स एक्सिस कोई भी लाइन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसको खींचे तो यही एक्स एक्सिस होगा। यदि हम चाहें तो एक्स एक्सिस इसको भी मान सकते हैं, और यदि जो हम चाहें तो एक्स एक्सिस हम इसको भी मान सकते हैं। तो एक्स एक्सिस किसी भी लाइन को हम मान सकते हैं, क्योंकि उसका डिफिनेशन ही है एनी लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन अकॉर्डिंग टू यू, या अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन, आपके विचार से, आपके सूझबूझ से, वो हमारा क्या कहला जाएगा, एक्स एक्सिस, हाँ या नहीं। क्यों भैया, क्योंकि यदि कोई बच्चा ग्राफ बनाया सीधी कॉपी पर, और वो मान लीजिए कॉपी ऐसा है, ठीक है, और उसने इस लाइन को एक्स एक्सिस माना तो सर ने सही कर दिया, ठीक है, इसको वाई माना, सर ने ये ग्राफ सही कर दिया, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का जो है ग्राफ कॉपी छोटा था और ग्राफ उस पर अट नहीं रहा था, वो क्या किया, कॉपी को घुमा दिया, और अब वो इसको एक्स एक्सिस ले लिया और इसको जो है वाई एक्सिस ले लिया। तो क्या मास्टर साहब इसको गलत कर देंगे, गुरुजी इसको गलत कर देंगे? काहे ने गलत किए, उनको तो बोलना था अरे कॉपी लंबकर है तो उसका नीचे वाला एक्स एक्सिस होगा, वो इसको मान के चला। अब मान लिए कोई बच्चा जो है ज़्यादा ओवर जीनियस है, समझ रहे हैं,
एक आध को नहीं हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा दिमाग का होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, वो टीचर को चैलेंज करने के लिए ऐसे कर दिया, कॉपी को टेढ़ा किया अपने मन मर्जी से, इसको वो एक्स एक्सिस माना और यहाँ पर से जो ये उठा इसको वो वाई एक्सिस मान लिया। अब ये गलत है कि सही है? ये भी सही है, यानी कि एक्स एक्सिस क्या हो सकता है? एनी लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, तुम्हारे विचार से वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होगा? एनी लाइन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यानी कि आपके विचार से जो एक्स एक्सिस था, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इस पे पढ़ने वाला जो लाइन होगा परपेंडिकुलरली वो हमारा क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। तो इसी तरह से जेड एक्सिस का परिभाषा क्या हो जाएगा? डेफिनेशन, एनी लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यानी कि एक्स और वाई जहां पे काटा उसी बिंदु से वो गुजर रहा है, लेकिन एक्स और वाई दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा? जेड एक्सिस। डेफिनेशन चेंज हो गया जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट यानी कि 4 गो भाग, और 4 गो भाग कैसे बनेगा? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो 4 भाग 2-3 तरीका से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, हाँ या नहीं? ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, हाँ या नहीं? 4 भाग बन न गया। तो ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। नहीं, ये गलत बात, तीनों क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता है। क्यों? ये इसका डेफिनेशन क्लियर करता है कि द रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी कि वे क्षेत्र या वे भाग जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंबवत एक दूसरे को काटने के कारण बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? तो जो ये इनिशियल लाइन हमारा हमेशा एक्स एक्सिस होता है, इनिशियल लाइन हमारा क्या होता है? एंगल का एक्स होता है, ठीक है। तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने पर जो पहला पार्ट आपको मिलेगा, कब? दो एक्सिस एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटने के बाद जो पहला वाला क्षेत्र, जो पहला वाला घर आपको मिलेगा, वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ या नहीं? इसी तरह से जो इस तरह से घूमने के बाद जो दूसरा वाला घर मिलेगा वो आपका क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और फिर घूमने के बाद जो तीसरा वाला घर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और जो चौथा वाला घर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा तो 4 जो क्षेत्र हमको मिलेंगे उसमें से एक्स एक्सिस को इनिशियल साइड मानने के बाद जो पहला घर मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा सेकेंड, तीसरा चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये क्वाड्रेंट वाली बातें समझ में आ गई? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद जो फोर्थ वाला लिखे हैं उसको भी तो सेकंड ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल उधर से न जाता है। और इंसान जो फिजिकल वर्ल्ड में है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझाते हैं। देखिए, अभी जो आपका क्वेश्चन आया था कि हम इसको काहे नहीं सेकंड माने, इसको काहे सेकंड माने, तो फिजिक्स हमको एक बात बताता है कि हम -1 रोटी जीवन में नहीं खा सकते हैं। खाते हैं तो हर एक चीज़ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जब हम लोग उदास भी हो जाते हैं तो लोग हमको क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव यार, सब सही हो जाएगा, हाँ या नहीं? कोई कहता है कि बी निगेटिव यार, सब गलत होगा या सब सही होगा, ऐसा नहीं ना। बी पॉजिटिव, तो हमको किधर घूमना है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हमारा ये क्या होगा? इधर से पहला ये और फिर दूसरा ये आएगा, ये नहीं ना आएगा। ये कब आएगा? जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में घूमेंगे। इसलिए ये सेकंड या इधर से हम घूम करके सेकंड है। कर सकते थे। इनिशियल एक्सिस किसको? इनिशियल साइड क्या होता है? एक्स एक्सिस। तो जैसे कि मेरा घर ये है, तो ये मेरा घर का पहला है, तो इसके बाद जो रूम होगा वो पहला रूम होगा ना। अब आप कहोगे कि हम वहीं से काउंट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मेन इंट्रेंस कहाँ पर है? मेन गेट कहाँ पर है? हम मेन गेट से नापना शुरू करेंगे, हाँ या नहीं?
क्योंकि जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जब धरती पर हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कोऑर्डिनेट के बारे में, हम लोग एक चीज़ जानते थे कि इतना लंबा रस्सी लेना है। हम किसको मानते थे? एक्स एक्सिस को। तो अब जब भी चलेंगे एक्स एक्सिस से। लंबा रस्सी लेता था 1 मीटर या -1 मीटर, 1 मीटर। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से घूमना शुरू करेंगे, ना कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन से या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से या निगेटिव वाई डायरेक्शन से, क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में आई और कुछ चीज़ें कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल होने का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज कह के चले गए उसको हम फॉलो अप करते हैं, हाँ या नहीं? जैसे कि यदि कोई बच्चा बोलेगा कि हम इसको नाक ने कह के इसको काने कहेंगे, ये इम्पॉसिबल होगा, हाँ या नहीं? क्यों? कि ये हमारे पूर्वज जो थे, जो 10,000, 20,000, 40,000 साल पहले आए, वो इसको नाक कह के गए, हमको इसको फॉलो करना होगा। यही वजह है कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकलता है, एनोड में जाता है, लेकिन फिर भी हम चार्ज के बारे में क्या पढ़ते हैं कि वो एनोड यानी कि प्लस से माइनस की हो जाता है। बस समझ में आ गई? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को हम कब कह सकते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड जब हमारे क्या होता है, मुख्य बिंदु के पास हो, जहाँ से कि हम सोचना शुरू करते हैं, यदि वहाँ से कोई चीज़ शुरू हो तो उसको क्या कहते हैं? ये स्टैंडर्ड है, हाँ या नहीं? यदि उससे नीचे चला जाता है तो क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है ना? तो हमारा स्टैंडर्ड अभी एक टॉपिक पहले कहाँ पे क्रिएट हो गया था? ये क्वाड्रेंट्स पे, हाँ या नहीं? ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। उस समय एक चीज़ आपको नहीं बताए थे जो इसमें बता रहे हैं, वो क्या कि जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, और 3D पढ़ेंगे तो तीसरी लाइन जेड एक्सिस भी जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ओरिजिन। और इसका 2D में कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0, और 3D में 0, 0, 0, है कि नहीं? जब हम कोई एंगल को ऐसे मेजर करें या ऐसा एंगल हमारे सामने आए जिसका कि वर्टेक्स पता है ना कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनके बीच में कोई एंगल बनता है, तो ये जो पॉइंट ऑफ मीटिंग या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है ना? यदि ये जो वर्टेक्स है ये हमारा ओरिजिन पे कोइंसाइड कर दे, यानी कि ओरिजिन पे स्थित हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। बात समझ में आ रही है? क्या बोले कि यदि एंगल का जो वर्टेक्स है, एंगल कैसे बनता है? दो लाइन के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद यदि जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब भैया एगो बात बताइए, जैसे कि हमको यहाँ पर ही लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ये एंगल नाम एगो दे दिया, तो ये स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं? हम अभी इसको स्टैंडर्ड एंगल नहीं मानेंगे बाबू। क्यों? कि ये ओरिजिन पे वर्टेक्स इसका लाई कर रहा है, नहीं ना? तो अक्सर देखिएगा कि देता है एंगल AOB, ऐसा देता है, किताब में आपने देखा होगा, हाँ या नहीं? वो क्या दर्शाना चाहता है कि इस दोनों जो OA और OB लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? O, यानी कि ओरिजिन है। बात समझ में आ रही है? ये वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर एंगल बनाए, ये OX और यहाँ पर A दे देते हैं, तो XOA जो हमारा एंगल है या AOX जो हमारा एंगल है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है ये हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है। कोई दिक्कत? अगला हमारे पास जो बिंदु है, जो टॉपिक है डिस्कस के लिए, वो है एंगल इन क्वाड्रेंट। हम कब कहेंगे कि जो बना हुआ कोण है वो किसी क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब किसी चीज़ का चौथा भाग, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। पंचमांश होगा तो पांचवा भाग, दसवांश होगा तो 10वां भाग। क्लियर कंसेप्ट है ना? चतुर्थांश कर रहा है मतलब कि वो उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम कब कहेंगे? ठीक है, तो देखिए जब भी कोई एंगल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब थोड़ी देर हम पहले पढ़े थे, और वो क्या था कि जो इसका वर्टेक्स है कहाँ पे लाई करता है? ओरिजिन पे। वर्टेक्स कहाँ लाई करता है? सुनाई नहीं देता है, ओरिजिन पे। अरे आप लोग खाना नहीं खाते हैं, एनर्जी से बोलिए ना कि ओरिजिन पे लाई करता है कि नहीं? इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा? ओरिजिन पे। तो क्या कहेंगे कि ये जो एंगल है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या कह रहा है कि एंगल में दो गो पार्ट होता है ना, पहला क्या होता है? इनिशियल साइड। तो इनिशियल साइड तो हमारा क्या हो गया? OX पे हो गया। हम बताए क्यों
क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव से बढ़ते हैं और चूंकि हमको पहले एक ही बीमा पता था तो हम इधर से चलते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, टर्मिनल साइड। क्या होता है, टर्मिनल साइड, है ना। अब यदि इनिशियल साइड तो फिक्स है कि OX हो गया और इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो गया, O पे। अब यदि जो इसका टर्मिनल साइड पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे यदि इसका टर्मिनल साइड ये है और ये इसमें लाई करता है तो हम इसको क्या कहेंगे, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि उसी समय हमारा ये दूसरा इधर लाई कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इधर लाई करेगा तो एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट और इधर लाई करेगा तो एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। ये वाला क्या हो जाएगा बाबू, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है या नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और ये हमारा एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सब सही है, कुछ मिसिंग नहीं ना है, एकदम मिसिंग है। एंगल है तो ये यहाँ से न हुआ, अब जब अगला एंगल को दिखा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ ऐसे घुमाना ना होगा। ये है एंगल, ये लाइन थोड़े ना है एंगल। ये लाइन हमारा क्या है, वो तो टर्मिनल साइड है। एंगल कौन है, जो उसके बीच में झुकाव पैदा हुआ, जो उसका रोटेशन है या ना। इनिशियल पोजीशन से जो वो रोटेट करके डिस्प्लेस हुआ, जो विस्थापित हुआ, वो हमारा है क्या चीज, टर्मिनल साइड। और जो उसका मेजर है, जो उसका अमाउंट है, जितना वो रोटेट किया है, वो हमारा होता है एंगल। तो इसी तरह से एंगल हमारा क्या हो गया, ये। अब ये हो गया एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये जो घूम करके आया, ये हमारा क्या हो गया, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्या बोले कि यदि कोई एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है मतलब कि उसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और उसका जो टर्मिनल साइड है ये चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल इन क्वाड्रेंट है, यानी कि वो फलाने क्वाड्रेंट में कौन है। लोग पूछेगा कि जो है 235 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस इधर, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल के मेन टॉपिक में घुसेंगे, हेडिंग टॉपिक में घुसेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। बिंदु को हम लोग को डिस्कस करना है, जिसके ऊपर जो है बातचीत करनी है, वो क्या है, क्वाड्रेंट एंगल। क्या है, क्वाड्रेंट एंगल, कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट एंगल, चतुर्थांश कोण। कैसे परिभाषित करेंगे या क्या कह के इसको समझा सकते हैं किसी को। When angle is in स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ओरिजिन पे उसका वर्टेक्स लाई कर रहा है, और जो टर्मिनल साइड है वो किसी न किसी एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी किसी न किसी एक्सिस पे चढ़ गया। अभी जो है एक्स और वाई एक्सिस पढ़ रहे थे, यदि उसको सब डिवीजन कर दे तो क्या होगा, एक्स पॉजिटिव एक्सिस, एक्स निगेटिव एक्सिस, वाई पॉजिटिव एक्सिस, वाई निगेटिव एक्सिस। तो चार तरह का ना हमको मिल गया, हाँ या नहीं। तो अब यदि जो हम क्वाड्रेंट को फिर से बना रहे हैं, 1 2 3 4, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और यहाँ पर हमारा क्या है बाबू, ओरिजिन, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, एक्स निगेटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई निगेटिव, हाँ या नहीं। अब एक बात कि जब एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका इनिशियल साइड कहाँ पे होगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा, हाँ या नहीं, और इसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा। यदि जो इसका टर्मिनल साइड पता है ना कि एंगल दो साइड के मिलने से बनता है, ये हमारा क्या है, इनिशियल साइड है ना, और ये हमारा क्या है, टर्मिनल साइड है ना, और ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। कौन है वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट जो हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये इनिशियल साइड है, ये हमारा टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड इस पे हो गया, टर्मिनल यदि हमारे इस पे लाइक कर रहा है ओ वाई पे, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। में नहीं, उस समय क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, अभी क्या है कि पहले क्वाड्रेंट का कौन है, में और का में अंतर है, हाँ। नल का पानी और नल में पानी, दोनों में अंतर नहीं है। ये क्या है, क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि फिर इसी तरह से टर्मिनल जो साइड है इस पे लाइक कर गया तो क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब जो है इस पे लाइक कर गया तो थर्ड का है, और इसमें लाइक कर गया तो फोर्थ का है। यानी कि इनिशियल साइड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल का, वो हमारा कहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी कि ओ एक्स पे होगा, और टर्मिनल साइड
अब क्या करेगा, किसी न किसी बचे हुए एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा, यानी कि उसी के ऊपर रहेगा। हल्का भी इधर या उधर नहीं, हल्का इधर या उधर हो गया तो अगले में हो जाएगा, पर नहीं होगा या का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट एंगल। तो इस तरह से यदि ये 360 डिग्री है टोटल, तो एक क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 360 का चौथा भाग यानी कि 90 डिग्री। तो अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 से 90। क्या हो जाएगा, 0 से 90। इसका कितना हो जाएगा, 90 से 180। इसका क्या हो जाएगा, 180 से 270 और इसका 270 से 360। क्या कोई दिक्कत भी है? अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास क्या, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। अब देखिए कि अभी जो स्टार्टअप किए थे वो कहाँ से किए थे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इसी से रिलेटेड था क्या चीज़, एंगल इन क्वाड्रेंट, और इसी से रिलेटेड था क्या चीज़, क्वाड्रेंट एंगल। और अब इस सब से रिलेटेड क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब यदि कोई एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या, कि उसका जो इनिशियल साइड है ओ एक्स पे लाई करेगा और वर्टेक्स उसका ओरिजिन ओ पे लाई करेगा और टर्मिनल साइड जो है वो तीनों में से किसी में भी लाई करेगा, हाँ या नहीं। अब माने कि ये जो है एक एंगल इस क्वाड्रेंट में है, हो सकता है कि इस क्वाड्रेंट में है, या हो सकता है कि इस क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा हो, या हो सकता है कि इस क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा हो, मे भी पॉसिबल, हाँ या नहीं। अब वहाँ से जहाँ की इसका टर्मिनल साइड एंड किया, माने कि P है, Q है, R है और S है, ठीक है। इससे यदि हम परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, हमेशा याद रखिएगा किस पे परपेंडिकुलर डालना है, एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आ रही है, एक्स मतलब ये कंप्लीट एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता है ना कि एक्स का मतलब ये नहीं होता है खाली ओ एक्स ही एक्स एक्सिस है, वो तुम्हारा एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स निगेटिव, उसको तो हम सब डिवीजन न किए अपने सुविधा के अनुसार। ये वाई है, इधर से इस पे ही परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, लेकिन उधर नहीं खींचना है। किस पे खींचना है, एक्स पॉजिटिव पे खींचना है। अभी इसके लिए एक्स निगेटिव पे, इसके लिए एक्स निगेटिव के लिए इसका एक्स पॉजिटिव पर, यानी कि एनी हाउ किस पे परपेंडिकुलर लाइन खिंचाएगा, एक्स एक्सिस पर। क्लियर है? तो जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ये ए, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, PAO। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, PAO। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल POA, हाँ या नहीं। और जब हम इस एंगल को दिखा रहे हैं तो ये यहाँ तक, इससे यदि हम जोड़ करके इसको लिखें कि एंगल POX, तो कोई दिक्कत है, एंगल तो वही दिखा रहे हैं, यही वाला एंगल को दिखा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। एक त्रिभुज के लिए, के कोण को दिखाने के लिए जब हम एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं, नहीं कहते हैं किसके रेफरेंस आए, तो फलनवा के रेफरेंस, यानी कि फलनवा जो उसका पैरवी कर दिया। तो ये वाला जो है ये इसका क्या कर रहा है, पैरवी कर रहा है कि इस ट्रायंगल में ये वाला जो कोण है ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका कि वर्टेक्स ओरिजिन ओ पे लाइक कर रहा है। बात समझ में आई। इसी तरह से यदि इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ P से जो है हम B खींच देते हैं, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं। ये भी चूंकि हम अपने से इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन से खींचेंगे, तो हमारा ये क्या हो गया, QB। तो अभी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल QOB भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे तो QBO। 10th में सर पढ़ाए होंगे कि जिस एंगल को दिखाया जाता है, दिखाना है, उसको बीच में लिखते हैं, है ना, उसको बीच में लिखते हैं। फिलहाल हमको इसको दिखाना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, QOB। लेकिन हमको ये दिखाना है कि ये एक्स पर ही लाइक कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, QOX डैश, क्योंकि इधर क्या है हमारा एक्स डैश है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यदि हम इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींच रहे हैं C, ठीक है, तो अब ट्रायंगल हमारा क्या हो गया बाबू, ROC, हाँ या नहीं। अब एंगल जो है हमको दिखाना है क्या चीज़, ROC को, तो ROX डैश भी तो लिख सकते हैं, है या नहीं। तो इस ट्रायंगल के उस एंगल को दिखा कौन रहा है, ROX डैश, किसके लिए, ट्रायंगल ROC के लिए, किसके लिए, ROC के लिए। तो सिमिलरली ये S वाले का भी हो जाएगा, यदि यहाँ पर D मान लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल SOA में, किस में, सॉरी SOD में, SOD में हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस कैसे दिखाएंगे हम, एंगल SOX डैश, एक्स एंगल SOX, क्या चीज़ से दिखाएंगे इसको,
एंगल एस ओ एक्स से दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, कि उस ट्राइंगल जो कि उस एंगल को दिखा रहा है। ट्राइंगल मतलब वह त्रिभुज जो कि उस कोण को दिखा रहा है। कोई दिक्कत है? क्लियर? कहाँ पे है बाबू दिक्कत? ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, POA, हाँ या नहीं? तो इसमें हमको एंगल इसको दिखाना है, तो ये जो एंगल दिखा रहा है इस ट्रायंगल के लिए दिखा रहा है या नहीं? इसको हम PO से X तक भी तो लिख सकते हैं, जो कि दिखाएगा कि एंगल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका कि इनिशियल जो लाइन है, इनिशियल जो साइड है वो हमारा किस पे लाइक कर रहा है, किस पे कोइंसाइड कर रहा है, X डायरेक्शन पे कोइंसाइड कर रहा है। तो जब हम इस तरह से किसी ट्रायंगल के एंगल को दिखाते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। कोई दिक्कत? सम यूजफुल टर्म्स जो था उसमें अब हम लोग आखिरी बिंदु पे पहुंच गए हैं, जो कि हमारा क्या है, को टर्मिनल एंगल है। ये जो को टर्मिनल एंगल है, इसको समझने के पहले कुछ पिछली बात को याद करते हैं, जिसमें कि हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, को इनिशियल वेक्टर। उसमें क्या था कि जब दो या दो से अधिक वेक्टर, जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, टू और मोर देन टू वेक्टर्स इनिशिएटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देन इट वाज नोइंग एज, किस नाम से इसको जानते थे, को इनिशियल वेक्टर, है ना। उसमें बिंदु था, और जो एंगल होता है उसमें क्या होता है, इनिशियल साइड होता है ना, इनिशियल साइड होता है, और फिर दूसरा क्या होता है, टर्मिनल साइड होता है। तो इस दोनों का जो है सेम चीज होगा। जैसे कि यदि दो एंगल, ऐसा एंगल है जिसका कि इनिशियल साइड जो है सेम है, इनिशियल साइड हमारा क्या है, सेम है, और टर्मिनल साइड भी सेम है, और क्या चीज, टर्मिनल साइड भी सेम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, को टर्मिनल, क्या होता है एंगल ना, को टर्मिनल एंगल क्या कहलाएगा, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, कब, जबकि उसका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों सेम होगा, तो क्या कहलाएगा, को टर्मिनल एंगल। जैसे ये यदि इधर से गया और 45 डिग्री बनाया, इधर से जाके कितना डिग्री बनाया, 45 डिग्री, तो ये इधर से घूम करके जो इधर आ रहा है, ये भी तो कुछ एंगल होगा, वो कितना होगा, 270 माइनस 45 ना, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 315, है या नहीं। तो ये जो एंगल है माइनस 315, 315 नहीं, क्या कि ये उल्टा साइड से घूम के जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या कहला जाएगा, हमारा को टर्मिनल एंगल। क्या समझे हम लोग, यदि दो एंगल ऐसे हो जिनका इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, को टर्मिनल एंगल। कोई दिक्कत है? ट्रिगोनोमेट्री के मेजरमेंट ऑफ एन एंगल टॉपिक में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि किसी कोण को किस पद्धति या तंत्र द्वारा हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, अब एगो बात थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इतना पद्धति आया कहाँ से, हाँ या नहीं। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एगो आता है CGS, एगो आता है FPS, और एगो आता है MKS, या जिसको हम लोग SI कहते हैं, हाँ या नहीं। तो जैसे कि चूँकि इंग्लैंड का जब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उसके शासनकाल में कहा जाता था कि उसमें सूरज डूबता ही नहीं है, यदि इधर डूबा तो उधर उग जाता था, यानी कि उसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। तो इंग्लैंड का मापदंड अलग था, वो अपना ही मापदंड लेके चलता था। ठीक है, ब्रिटिश वाले अपने मापदंड पे चलते थे। तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, यानी कि जो इंग्लैंड जिसके ऊपर रूल किया, या जिसका जो इंग्लैंड का उपनिवेश रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश रहा, सब में फुट पाउंड सेकेंड चलता है। अभी भी हमारे यहाँ जो केक मिलता है वो पाउंड के हिसाब से मिलता है, किलो के हिसाब से नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी जो है वो अमेरिकन और फ्रेंच पद्धति है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी जो है ये जो तीन तरह का सिस्टम है, जिसमें कि जो तीन पद्धति है वो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है।
जो कि सबको मानना होता है। क्लियर है। अब जैसे कि पहला जो हमारा है वो क्या है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, और ये क्या है, इंग्लिश सिस्टम। तो क्लियर हो गया मेरा बात कि ये इंग्लैंड का आया हुआ सिस्टम है ना। दूसरा हमारा क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम। ये कहाँ से आया हुआ है, फ्रांस से आया हुआ है। और ये जो सर्कुलर सिस्टम, ये सबको मानना है। ये किसको मानना है, ये सबों को मानना है। क्लियर है। अब जो है बारी बारी से एक एक गो टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। और इसके बारे में हम लोग क्या समझे कि ये इंग्लिश सिस्टम है, यानी कि ब्रिटेन से इसका प्रारंभ हुआ है। हाँ या नहीं। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिए कि हर एक जगह मेजरमेंट हो या कुछ भी एक चीज़, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री होगा, कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब जिस पर कि कभी न कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, यानी कि इंग्लैंड का वो उपनिवेश रहा, सब में उसका एक न एक तंत्र का कुछ न कुछ होता है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या है, ये बाकी जब आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हिस्ट्री में पढ़िएगा, जिसमें कि धूरी राष्ट्र आरो एगो कोई मित्र राष्ट्र था ना करके, नहीं था। तो हिस्ट्री में जब पढ़िएगा वर्ल्ड वार वाला केस, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगी कैसे और क्यों इसका क्या चीज़ हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या कहा गया था कि एक राइट एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये जो अभी हम लोग 4 क्वाड्रेंट निकाले थे, यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट था, ये दूसरा क्वाड्रेंट था, ये तीसरा क्वाड्रेंट था, और ये चौथा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ऑरिजिन ओ। 4 क्वाड्रेंट है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब एक लकीर पे दूसरा फकीर लंबवत आ जाता है तो उसके बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल, है कि नहीं। लकीर पर जब फकीर आता है कैसे, 90 डिग्री पे, तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल, यानी कि समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री, है या नहीं। तो ये जो समकोण है, यानी कि एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, है या नहीं, कि 60 डिग्री हो, 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री। अब ये जो एक राइट एंगल है, इसको हम लोग 90 पार्ट में बांट सकते हैं। कितने पार्ट में, 90 पार्ट में बांट सकते हैं। तो एक भाग कितना होगा राइट एंगल का, 1 डिग्री। तो अब इस तरह से 1 डिग्री को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, किसी राइट एंगल के 90वां भाग, 90th पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। और डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ये छोटा सा का शून्य दे देते हैं, छोटा सा का शून्य देते हैं। देखिए एक राइट एंगल 90 डिग्री का है या नहीं, एक राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री। इसमें हम 90 से भाग दे देंगे इधर और इधर, तो क्या हो जाएगा, 1/90 ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 1 डिग्री के, है ना। यानी कि किसी राइट एंगल समकोण का 90वां भाग हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। सेक्सागेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री हमारा क्या होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट हमारा क्या है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर है कि कोई दिक्कत है। मेजरमेंट का जो दूसरा सिस्टम हमारे सामने है वो है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटी ये वर्ड आया सेंचुरी से, पता ही होगा, है या नहीं। सेंटीमीटर मतलब 100 गो। तो जिस चीज को भी इसमें बांटा या जिस इकाई को भी इसमें बांटा, उसको क्या किया, 100 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 100 भागों में उसको बांट दिया। कहाँ से वो शुरू हुआ था, इंग्लिश में एक राइट एंगल से शुरू हुआ था, जिसको कि हम लोग 90 डिग्री में बांटे थे, 90 इक्वल पार्ट में। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। वैसे ही इसमें जो है एक राइट एंगल को क्या चीज में बांट दिए बाबू, 100 ग्रेड में। क्या चीज में, 100 ग्रेड में। और एक ग्रेड जहां पर कि हमारा क्या होता है, 100 मिनट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 100 मिनट। 100 मिनट को अभी बताए थे ना कैसे लिखे थे, इस पे एक डिटेल, एक लाइन, एक कलम ऊपर पे खींच दिए। इसके बाद 1 मिनट बराबर यहाँ पे क्या हो गया, इसके हिसाब से 100 सेकेंड। क्या हो गया, 100 सेकेंड। फिर से सेंटी का मतलब 100,
तो इस तरह के पद्धति में हर एक चीज को 100 छोटे छोटे भागों में बांटा गया। कितने छोटे छोटे भागों में बांटा गया? 100 भागों में बांटा गया। तो यहाँ एक राइट एंगल जहाँ इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री के बराबर होता था, यहाँ डिग्री नहीं, किसके बराबर है? ग्रेड के बराबर। किसके बराबर है? ग्रेड। 100 ग्रेड के बराबर है। और एक ग्रेड उसमें क्या होता है? 100 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट हमारा क्या होता है? 100 सेकेंड के बराबर होता है। ये अपना अपना जो है मानने का उनका पद्धति था, उनको जो सुविधा अनुसार जता वो चीज़ वो माने। अभी अब आपके मन में वो क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ 1 मिनट बराबर आप 100 सेकेंड लिख रहे हैं, और हम बचपन से लेके अभी तक जो भी एको को बाल पका है पढ़े यही है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, यहाँ 100 सेकेंड कैसे हो गया? हम अभी आपको क्या बोले कि सबका अपना मानने का विधि है, पद्धति है, अपना मेजरमेंट है। हम आपको बोलेंगे 1 बित्ता तार, और वो यदि छोटा बच्चा लाएगा तो इतना होगा, और 6 फीट का आदमी लाएगा तो इतना का हो जाएगा उसका, हाँ या नहीं? तो अपना अपना मानने का तरीका है, मानने की पद्धति है, उसके अनुसार ये बातों को उन्होंने लिखा है, ये उनका कंक्लूजन है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो ग्रेड होता है, जैसे कि डिग्री को ऊपर में गोलका दे करके नोट करते थे ना, तो वैसे ही ग्रेड को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1G। यहाँ पे G का मतलब क्या है? हमारा ग्रेड है। G का मतलब क्या है? ग्रेड है। और जैसे कि हम क्या भी बोले कि डिग्री के लिए यहाँ पे क्या देते हैं? एक छोटा सा शून्य देते हैं। वैसे ही जब G लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या समझेंगे? एक ग्रेड। यहाँ पर ये क्या है? एक डिग्री। इसी तरह से जब अगला पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम में तो रेडियन आएगा, और रेडियन में हम क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C। 1C। इसका मतलब क्या हो गया? एक रेडियन। G का मतलब एक ग्रेड। गोलका का मतलब, लड्डू का मतलब एक डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो तीसरा सिस्टम है वो हमारा क्या है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर मतलब पढ़े हैं ना हम लोग, वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन पढ़े हैं ना, जब किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर हम घूमते हैं। तो जब कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमेगा तो वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। और जब वो डिस्प्लेस करेगा तो सेंटर के विद रिस्पेक्ट वो थोड़ा सा विस्थापन करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना? तो जो उस समय एंगल का मेजरमेंट होता है वो जिस सिस्टम से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। यानी कि इसमें हम लोग एक सर्कल को तंत्र मानते हुए एंगल को डिफाइन करते हैं। अब वो जो डिफाइन करते हैं वो क्या चीज़ में करते हैं? रेडियन में। क्या चीज़ में? रेडियन में। और ये जो रेडियन है ये कैसे डिफाइन होगा? द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। क्या कर रहा है? सेंटर पे बना हुआ कोण। यानी कि यदि ये जो हमारा सर्कल है और ये इसका क्या है? ये गोल अच्छा से नहीं हो पाया ना। ये जो हमारा सर्कल है इसके सेंटर पे मानिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से घूमना शुरू किया और यहाँ आया। अब ये जो सेंटर पे एंगल जितना बनाया, सेंटर पे एंगल जितना बनाया, लेकिन कब? इक्वल, ये जो आर्क है जिसका कि लेंथ हमारे रेडियस के बराबर है, यानी कि ये आर रेडियस जितना है उतना ही ये इसका आर्क। मान लो ये ए से बी की ओर जा रहा है, ओ से, तो ये हमारा ये भी आर है। तो जब हमारा एंगल मेजर कैसे होगा? एक रेडियन किसको कहेंगे? वो एंगल की मात्रा या मेजरमेंट ऑफ सच एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द इक्वल लेंथ ऑफ द रेडियस। यानी कि समान रेडियस के समान लंबाई के आर्क यानी कि चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया जाएगा, सेंटर पे बनाया जाएगा। फिर से देखिए, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि केंद्र पर बनाए गए कोण की वह माप बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क यानी कि चाप की लंबाई, चाप के द्वारा बनता है। कैसा चाप भाई? ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का जो रेडियस है उतना बड़ा ही चाप, सर्कल का जितना बड़ा रेडियस है उतना बड़ा ही चाप से जो कोण वृत्त के केंद्र पे बनेगा, सर्कल के सेंटर पे बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक रेडियन। क्या कहते हैं? एक रेडियन। और कैसे लिखते हैं? सी से। और एक रेडियन कैसे लिखेंगे? एक पर हम सी दे देंगे। ये हमारा क्या चीज हो गया? रेडियन। ये हमारा कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है? सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। क्यों सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं? क्योंकि इसमें एंगल किसी सर्कल के सेंटर पे बने हुए एंगल का मेजर होता है। वो कैसा एंगल बनता है और कौन बनाता है? इक्वल लेंथ ऑफ आर्क। किसके?
रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे बनाया हुआ जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, एक रेडियन। चूंकि इसमें ये सर्कल से जो है कंपेयर करके एंगल को मेजर करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रेडियन, 1 रेडियन। ओके, कोई दिक्कत। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में अब हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी। जब हम सारे सिस्टम समझ गए कि एंगल कैसे मेजर होता है, तो उसके कुछ एक सिद्धांत हैं, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत हमारे पास है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो ये जो रेडियन है हमारा कांस्टेंट एंगल है। कांस्टेंट मतलब निश्चित, जो कि कभी बदलने वाला नहीं है कि नहीं। तो जो है इसके लिए हम लोगों को कुछ मानना होगा, कुछ लिखना होगा, कुछ एक प्रोसेस से चलना होगा, ठीक है। जो इसकी भाषा होगी वो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आप उसको समझ करके अपने भाषा में लिखना। क्योंकि यदि सारे बच्चों का लैंग्वेज मिल जाएगा तो एग्जामिनर मार्क्स डिड्यूस कर देते हैं, उनको लगता है कि रटा रटाया है, ब्रेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे। लेट अस कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। हम एक वृत्त पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O और त्रिज्या हमारी क्या है, R है। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, यानी इस वृत्त की परिधि पर बिंदु A से हम लोग एक रेडियस के इक्वल लेंथ के हम क्या करते हैं, आर्क को काट लेते हैं, ठीक है। क्या किए, इसके सर्कमफेरेंस पर किसी पॉइंट A से रेडियस की लंबाई के बराबर एक आर्क को हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। और फिर इसको जो है हम लोग जोड़ देते हैं, B को O से और A को O से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, हम लोग जो है ये A से होकर O से गुजरने वाली एक लाइन सीधे बीचों बीच सर्कल को काटते हुए गुजारते हैं, जो कि अगले पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस के B पे काटती है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, हाँ या नहीं। ये करेंटली ऐसे जब उठेगा तो क्या बनाएगा, पाई ना, π/2 यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। और जब ऐसे गया तो 2 पाई ना, पाई 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब नींद में सुतिएगा तो हम ऐसे बोलेंगे, खुला नींद। तो क्या हो गया कि जब एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगा तो क्या हो गया, पाई, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कैसे होगा, ये हम लोग अगला थ्योरम में प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब ये जो हमारे पास है 2 आर्क है, एक AB है और एक AP है, यहाँ पे P मान लीजिए। ये एक AP है और दूसरा हमारा क्या है, PB है। दोनों को तो सेम चीज़ नहीं ना मान सकते हैं। एक आर्क क्या है, AP है और एक हमारा AB है, क्लियर है। तो 2 आर्क है हमारे पास। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो एंगल सबटेंड एट द सेंटर होता है वो आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल सबटेंड क्या होता है, आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क L के। अब यदि हम यहाँ पर थीटा को ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो बराबर क्या हो जाएगा, के L के हो जाएगा, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है। तो अब बाबू इस तरह से एंगल AOP हमारा क्या होगा, एंगल AOP बराबर क्या होगा, AP K इंटू AP के होगा। AP क्या है, इस आर्क की लंबाई है और कितनी है, हम इसके बराबर इसको काटे तो ये हमारा कितना था, R, ये R तो ये भी R। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOP बराबर KR। इक्वेशन फर्स्ट एज ए कंसीडर कर ले। अगली बात, यहाँ देखिए ये जो यहाँ पर है ये पूरा घूमता है तो क्या बनाता है, 2πr बनाता है या नहीं, सर्कमफेरेंस। हमको क्या लेना है, आर्क का लंबाई लेना है इसके लिए, जबकि ये 180 डिग्री का बना रहा हो। तो 360 डिग्री पे क्या होता है, 2πr होता है। तो इसमें 2 से भाग दे दे दोनों तरफ, तो 180 डिग्री के लिए कितना बनाएगा, πr बनाएगा ना। तो अब हमारा आर्क का लंबाई कितना हो गया, πr हो गया। तो हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल टू K इंटू AB, हाँ या नहीं, K इंटू AB, आर्क AB,
याद रखिएगा क्या चीज ले रहे हैं, आर्क ए बी। यदि आप भूल गए तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं कि आर्क ए बी, नहीं तो ए बी तो डायरेक्ट आप 2r लिख दीजिएगा, नहीं यहाँ से ए बी 2r हो गया, एगो ई आर, एगो ई आर, 2r हो गया, लेकिन हमको आर्क पे चलना है, तो आर्क हमारा अभी कितना आया, पाई आर। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई आर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग दे देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा भाई कि एंगल ए ओ पी बाय एंगल ए ओ बी इक्वल के आर बाय के पाई आर। के कैंसल, आर कैंसल, क्या बच गया, ए ओ बी बाय एंगल, सॉरी ए ओ पी बाय एंगल ए ओ बी इक्वल क्या चीज, 1 बाय पाई। क्या चीज आया, 1 बाय पाई। कैसे लिख सकते हैं इसको, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाय पाई। अब देखिए ये जो एंगल ए ओ बी इधर से घूमने वाला ये जो एंगल है, ये तो फिक्स है कि जब बीचों बीच जाएगा तो 180 डिग्री होगा, है या नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं, बीचों बीच जाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री है, तो ये कांस्टेंट है कि कल बदल जाएगा, आप नापिएगा बदल जाएगा, ये नापेगी बदल जाएगा, 180 डिग्री न रहेगा। और उसके बाद पाई का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, आपको पता है ना, 22/7 दैट इज 3.14, आगे आगे 1 लाख स्थान तक निकालते रहिएगा, वो रेकरिंग नंबर है ना। तो ये क्या हो गया कि दोनों का दोनों कांस्टेंट है। यदि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दे किसी एक कांस्टेंट से, तो एंगल ए ओ बी हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट के बराबर नहीं हो गया फिर से, या कांस्टेंट सी भी आप ले सकते हैं, कांस्टेंट जो आपको मानना है, आर मानना है, कांस्टेंट आपको मान लेना है। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। क्यों हुआ कांस्टेंट, क्योंकि ये जो एंगल ए ओ बी है ये भी कांस्टेंट है, पाई क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर बाय कांस्टेंट नंबर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए ओ बी हमारा क्या है, कांस्टेंट। और जो हमने प्रूव करना शुरू किया था, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, वो हमारा प्रूफ हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, वी जस्ट कंसीडर अबाउट अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हम लोग एक विड्थ, एक सर्कल पे विचार किए जिसका कि सेंटर ओ है और रेडियस हमारा क्या है, आर है। क्लियर है। तो सेंटर ओ और रेडियस आर वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट ए से हम लोग एक आर्क काटे पी तक, एपी आर्क जो हम काटे उसकी लंबाई जो है रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है कि जब ऐसा हो कि आर्क की लंबाई रेडियस की लंबाई के बराबर हो, तो सेंटर पे बनने वाला कोण कितने रेडियन का होता है, 1 रेडियन का होता है। थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में क्लियर किए। अब जैसे जैसे ये आर्क बढ़ेगा एंगल बढ़ते जाएगा, यानी कि जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई आर्क के। प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पर हम क्या किए, एक कांस्टेंट के ले लिए, ठीक है। तो अब एंगल ए ओ पी, यानी कि इस एंगल के लिए, एंगल ए ओ पी के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो है के आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि के गुना आर्क ऑफ ए पी, आर्क का जो लंबाई है इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा के आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किए। ये जो लाइन बीचों बीच जा रहा है ये हमारा क्या है, डायमीटर है। जब सरकमफेरेंस के एक छोर से दूसरे छोर पे जाके सटे और वो सेंटर से पास करे तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। तो 360 डिग्री जो होता है 2 पाई आर के बराबर होता है ना। तो ये कितना है, 180 डिग्री, 2 से भाग दिए तो 180 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई आर के बराबर हो गया। तो अब हमारा ये 180 डिग्री यानी कि इस एंगल के लिए, इस चाप के लिए हमारा इसका लंबाई कितना हो गया, पाई आर हो गया। तो एंगल ए ओ बी बराबर के आर्क ऑफ ए बी, आर्क ऑफ ए बी यानी यहाँ से आर्क की लंबाई, ठीक है। और वो अभी हम लोग क्या निकाले, पाई आर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करने के बाद हमारा के और आर कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम सर्कल का जो हमारा रेडियस था। इससे हमको ये मिल गया कि ये जो एंगल है इसका रेशियो 1/पाई के बराबर है। एक को उधर भेज दिए नीचे वाले को। एंगल जो AOB है वो डायमीटर के द्वारा बनाया हुआ एंगल है, जो कि हमेशा 180 डिग्री होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने रेडियन बनाया वो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट एंगल है। कोई दिक्कत? अब हम लोग सर्कुलर सिस्टम के दूसरे थ्योरम पे पहुंचे हैं, और जो दूसरा थ्योरम हमको कह रहा है
वो यह कह रहा है कि जो द नंबर ऑफ रेडियंस यानी कि जो रेडियंस बनेंगे उनकी संख्या जो है कहाँ पे, सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि किसी भी चाप के द्वारा जो नंबर ऑफ रेडियंस बनेंगे, रेडियंस की संख्या जो बनेगी वो किसके बराबर होगी, आर्क बाई रेडियस के बराबर। किसके, आर्क बाई रेडियस। आर्क बराबर लेंथ ऑफ आर्क, समझ में आ रहा है, आर्क का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और रेडियस जो है उसका त्रिज्या, जो सर्कल, जिस सर्कल पे वो सबटेंड हो रहा है एंगल। ठीक है, तो जैसा कि पिछला थ्योरम हम लोगों ने किया था, बस उसी को आधार मानते हुए आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेजेस आप खुद से कीजिएगा और मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। जैसा कि पहले कह दिया था, लैंग्वेज एक दूसरे का मिलना नहीं चाहिए, ठीक ना। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R। एक ऐसे वृत्त पर विचार करते हैं जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। ऑन इट्स सर्कमफेरेंस वी टेक अ पॉइंट A। इसके जो परिधि है इसके ऊपर जो है हम लोग एक बिंदु A लेते हैं, एंड फ्रॉम A वी कट एन आर्क ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द रेडियस, यानी कि इससे एक चाप हम काटते हैं जो कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ये R हो गई। इसको मान लेते हैं कि ये P है। तो अब क्या हो जाएगा कि जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा वो बाय डेफिनेशन क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, क्योंकि 1 रेडियन के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल विल फॉर्म 1 रेडियन ऑफ द एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम एक और पॉइंट जो है Q कंसीडर करते हैं, जो कि AQ एक दूसरा आर्क हो जाएगा, और इस आर्क की जो लंबाई है हम यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं कि ये S है। क्या है, इसकी लंबाई हमारी क्या है, S। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एंगल बनता है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ आर्क। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर्क मान लिया कि L है। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को क्या करते हैं, कांस्टेंट K लेते हैं, और अब इस चीज को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस एंगल के लिए। तो एंगल AOP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, K इंटू लेंथ ऑफ आर्क AP। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, आर्क AP, है ना। और यहाँ पे आर्क AP की लंबाई कितनी थी, त्रिज्या के बराबर, यानी कि R थी। तो हम क्या ले लिए, R। तो AOP इक्वल टू क्या हो गया अब हमारा, KR, है ना। अब इसके बाद बाबू इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और अब चलते हैं एंगल AOQ के तरफ। तो एंगल AOQ क्या हो जाएगा, K इंटू R कितना, AQ, और AQ की लंबाई आपने कितनी मान करके रखी है, आपने कितनी मानी है, S। कितनी मानी है आपने, S। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, हर बार नया, सेकेंड बाय फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOQ बाय एंगल AOP इक्वल क्या हो जाएगा, KS बाय KR, है ना। क्या हो गया, KS बाय KR, K कैंसल। अब एंगल AOQ ये कितना है, ये तो हमको डिटरमाइन ना करना है, ये तो हमको निकालना है ना। तो एंगल AOQ क्या हो जाएगा, बाय AOP ये कितना है, 1 रेडियन का है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 1 रेडियन इक्वल टू S बाय R। अब एंगल AOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाय R इंटू 1 रेडियन। ये चूंकि सेम क्वांटिटी है, लंबाई का ही रेशियो है, तो ये तो यूनिट लेस होगा, और जो इसका अगला यूनिट होगा वो कौन सा होगा, जिससे कि ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिजिक्स में पढ़ा है हमने। तो एंगल AOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बाय R रेडियन। क्या हो जाएगा, S बाय R रेडियन। ये बात को एकदम नहीं भूलना है कि जब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है तो वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है। फिर उसका यूनिट उस पर निर्भर करेगा, वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो नंबर ऑफ रेडियंस होंगे, जो एंगल इस पे बनेगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो के बराबर। कोई दिक्कत। अभी जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को आता है 11 12th में, हम चैप्टर के शुरू में ही बोले थे, आप लोग पढ़े हैं 30 45 60 90 ऐसे करके। और अब आपको क्या आएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3
ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा कि कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है या कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। एक्चुअली हम एक बार गलती से बोर्ड पे लिख भी दिए थे कई बार कि पाई होता है, 2 पाई होता है, ऐसे ऐसे करके बोले भी थे, ठीक है। लेकिन उसको अच्छे से हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं या उसको समझ लेते हैं, वही सब काम करेंगे जो अभी पिछले 2 थ्योरीज में हम लोगों ने किया है, बस वही सब काम करना है। क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ सर्कल of center O and radius R. We will take a point A on its circumference and we will cut an arc AP that will be equal in the length of the radius R. यानी कि हम लोग एक विड्थ लेंगे जिसका कि केंद्र O होगा, इस पर विचार करेंगे और इसके जो है त्रिज्या क्या होगी, हमारी R होगी। इसके परिधि पर जो है हम एक बिंदु A से AP एक चाप काटते हैं, R की लंबाई काटते हैं जो कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। तो इसके बीच में बनने वाला जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन का होगा, ठीक है। अब हम बिंदु ए से होकर ओ से गुजरते हुए दूसरे साइड ऑफ द सर्कमफेरेंस को टच करने वाली एक रेखा खींचते हैं, जिसको कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। और जब इस तरह का ये लाइन होगा तो ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल, 2 क्वाड्रेंट पार कर जाएंगे, है ना। एक एक्स एक्सिस ऊपर या नीचे क्या होता है, 2 क्वाड्रेंट के बराबर होता है ना। तो ये 2 क्वाड्रेंट मतलब कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले फिर एक बात ये भी जाने थे कि एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ आर्क एल के, और जहाँ की प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट के लेते हैं, और इसी के ऊपर अब हम लोगों का सारा काम होता है ना। तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भैया, एंगल ए ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू आर्क ए पी होगा ना, है ना। आर्क ए पी की लंबाई कितनी थी, आर्क ए पी की लंबाई कितनी थी, आर थी, है ना। आर्क ए पी की लंबाई आर थी क्योंकि हमने उसको रेडियस के बराबर माना था। ये जो है बीचों बीच डायमीटर है और ये 180 डिग्री बना रहा है। हम क्या बोले थे, 360 डिग्री घूमने के बाद वो क्या होता है, 2 पाई आर का आर्क लेता है, दोनों तरफ 2 से भाग दे देने पर 180 पे क्या होगा, पाई आर होगा। तो अब आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से यहाँ हमारी कितनी है, आर है ना। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू पाई आर लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब जो है अगली बात, यहाँ पर ए ओ पी लिख देते हैं। अब यहाँ पे पाई आर डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम लिख लें यहाँ पे आर्क ए ओ बी, आर्क जो है हमारा, या ए पी बी लिख दीजिए क्योंकि ये पी से गुजरते हुए जा रहा है, ए पी बी, ठीक है। पी से गुजरते हुए इधर से इसे लीजिएगा, इधर से इसे लीजिएगा तो उल्टा ए बी लिखिए तो इधर से भी ना जा सकता है, ए पी बी लिखिए मतलब कि पी से गुजर करके जा रहा है, ठीक है। तो आर्क ए पी बी, एंगल ए ओ बी अभी हमने कितना देखा भैया, 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू के और पाई आर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा भाई साहब कि एंगल ए ओ पी बाय एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या चीज, के आर अब बाय के पाई आर, हाँ या नहीं, के खत्म आर आर खत्म। एंगल ए ओ पी कितना था, 1 रेडियन था, है ना। तो हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा चेंज नहीं कर दे कि 1 रेडियन ही रहने दे, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको हम मिटा दे क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से भाग दे रहे हैं, और फर्स्ट वहाँ पे हमारा क्या है कि 1 रेडियन बराबर के आर, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री बराबर के पाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बाय 180 डिग्री बराबर इतना हो जाएगा। अब जो है 180 को उधर भेज दें तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय पाई, हाँ या नहीं। यदि हम पाई को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। अब यदि जो हमको किसी भी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 180 बाय पाई से गुना कर देंगे, क्यों कि 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री होता है, हाँ या नहीं। 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई, तो यहाँ पे यदि थीटा रेडियन हो गया तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू 180 बाय पाई, कोई दिक्कत।
तो डिग्री से रेडियन में आप स्विच कर सकते हैं। अब एक ही इसी तरह से अभी जैसे कि यहाँ पे आया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180। तो थीटा डिग्री इक्वल टू थीटा पाई रेडियन बाय 180 डिग्री। डिग्री डिग्री कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, पाई रेडियन बच जाएगा। हाँ या नहीं, बात समझ में आई। तो जब डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो 180 बाय पाई से गुना करेंगे। यही हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। कोई दिक्कत नहीं। मेजरमेंट ऑफ एंगल जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, उसमें हम लोग एंगल को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं उसका 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा है। पहला डिग्री, फिर रेडियन, और एक कौन सा था, ग्रेड। अब हमको क्या करना है कि तीनों में रिलेशन बनाना है। जैसे कि आपने 9th में पहले था, अभी होगा शायद, कि टेम्परेचर का जो यूनिट होता है उसमें रिलेशन बनाते हैं, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड वगैरह में। वैसे ही इसका जो भी मेजरमेंट है उसका जो सिस्टम है उसमें हमको रिलेशन बनाना है। जैसे कि FPS, MKS, CGS में हम लोग रिलेशन बनाते हैं, यूनिट कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम लोगों को करना है। हम लोगों के पास तथ्य क्या क्या है कि 90 डिग्री बराबर एक राइट एंगल होता है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा कि 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/90 राइट एंगल। हाँ या नहीं, क्या गलत लिख दिए, नहीं ना। और यदि हम इससे कोई एगो थीटा के लिए चलते हैं, कोई एक थीटा के लिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा के लिए थीटा बाय 90 राइट एंगल। है या नहीं, इधर भी थीटा से गुना कर दिए, इधर भी थीटा से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी तरह से हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2 राइट एंगल बाय पाई हो जाएगा, कि कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हमारा जो है थीटा रेडियन का क्या हो जाएगा, 2 थीटा बाय पाई राइट एंगल, कि कोई दिक्कत हो गया नहीं ना। अच्छा, 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 ग्रेड बराबर कितना, 1/100 राइट एंगल, है कि नहीं। या थीटा रहेगा तो क्या चीज, थीटा बाय 100 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री तो पते न है। अच्छा, तो तीनों जो है थीटे का ना वैल्यू निकाल दिए हैं, तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, तीनों को आपस में बराबर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, थीटा बाय 90 राइट एंगल इक्वल 2 थीटा बाय पाई राइट एंगल इक्वल थीटा बाय 100 राइट एंगल। राइट एंगल सब में से हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 90 इक्वल 2 थीटा बाय पाई इक्वल थीटा बाय 100। एगो दिक्कत है कि ई यहाँ पर ही 2 थीटा हो गया, हाँ या नहीं। तो 2 थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गो थीटा के लिए निकला हुआ है। कोई बोले 2 से गुना कर देंगे, कोई बोले 2 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, जब सभ्य थीटे के लिए हम लोग चले हैं, देने का जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। अब है कि भैया सब में थीटा है तो थीटा करते ना चल जाएगा। तो ई वाला जो थीटा लिए थे, थीटा बाय 90, किसके लिए लिए थे, डिग्री के लिए। डिग्री डी से शुरू होता है, लिख दीजिए डी बाय 90। ई वाला जो थीटा लिए थे किसके लिए लिए थे, रेडियन के लिए। रेडियन आर से शुरू होता है, लिख दीजिए 2r बाय पाई। ये किसके लिए लिए थे, ग्रेड के लिए लिए थे। ग्रेड क्या चीज से शुरू होता है, जी से, तो लिख दीजिए g बाय 100। और यही जो है हमारा तीनों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन आया, डिग्री बाय 90 इक्वल 2 रेडियन बाय पाई इक्वल ग्रेड बाय 100। कोई दिक्कत, क्लियर है। रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार की भांति, जैसे कि 3 को हम लोग प्रूव किए, उसी के तरह फिर से एक सर्कल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं,
और इस सर्कल का जो है रेडियस हम लोग r लेते हैं, जो कि कितना है, इकाई यूनिट यानी कि 1 है। माने कि ये सर्कल अभी घूम नहीं रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये एक बिंदु A पर स्थिर है। अब हम इस बिंदु A से सटाते हुए एक टेंजेंट जो है x डैश खींचते हैं, किसके साथ, सर्कल के साथ। ये x डैश जो है हमारा नंबर लाइन का काम करता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इस x डैश या x डैश के ऊपर इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि a को हम ओरिजिन माने, a को ओरिजिन माने और माने कि ये 0 है, तो इसके इधर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और इसके इधर क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। क्योंकि हम पहले क्या कंसीडर किए हैं कि ये जो है हमारा पॉजिटिव, ये क्या है, नंबर लाइन है, और नंबर लाइन के सेंटर यानी कि 0 के जो है बायां साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और दायां साइड क्या होता है हमारा, निगेटिव। उल्टा बोल गए, दायां साइड पॉजिटिव और बायां साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक बिंदु P लेते हैं और ठीक इसी के बराबर जो है हम यहाँ पर एक P डैश काट देते हैं, यानी कि AP बराबर हम क्या ले लेते हैं, AP डैश ले लेते हैं। ठीक है, जो कि अपने सेंटर O पर एक कोण क्या बनाएगा, AOP डैश, क्या बनाएगा, AOP डैश। चलिए, थीटा बराबर हमारा क्या होता है, L/R, L क्या है, चाप की लंबाई है। तो इस केस में एंगल AOP बराबर क्या होगा, L कितना है, AP है, आर्क AP है ना, अब बटा में रेडियस R कितना माने, 1 यूनिट माने, तो ये जो AP डैश है, सॉरी, तो एंगल AOP डैश हमारा क्या हो जाएगा, आर्क AP डैश किसके बराबर था, AP के बराबर था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एंगल बना, ये क्या चीज़ बना, पहले तो रेडियन में बना, क्योंकि थीटा बराबर जब हम L/R लेते हैं तो वो क्या होता है, रेडियन में होता है। और ये जो जितना भी रेडियन बना, ये किसके बराबर बना, AP, और P क्या था, एक पॉजिटिव रियल नंबर, क्या था P, पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि आधा बात तो ये हो गया कि ये जो हमारा रेडियन है वो पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर होता है। अब यदि हम निगेटिव रियल नंबर के भी बराबर कर दे तो टोटल रियल नंबर के बराबर हो जाएगा। तो मानते हैं कि इधर एक पॉइंट Q है और इसी के लंबाई का Q डैश जो है हम एक चाप काट लेते हैं, जो कि एंगल AOQ डैश बनाता है। तो एंगल AOQ डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर्क AQ डैश बाय 1, हाँ या नहीं, क्योंकि रेडियस हमारा 1 है और थीटा बराबर L/R होता है। क्या इस बार माने हम कि AQ बराबर AQ डैश और AP डैश या AQ डैश हमारा क्या है, आर्क है, हाँ या नहीं। तो बाबू अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOQ डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर्क AQ डैश, या फिर AQ डैश किसके बराबर था, AQ के बराबर। तो एंगल AOQ डैश किसके बराबर हो जाएगा, AQ के बराबर हो जाएगा। और AQ यहाँ पे Q हमारा क्या है, निगेटिव रियल नंबर। अब क्या हो गया कि जो रेडियन है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर दोनों के बराबर हो गया, यानी कि जो हमारा रेडियन है वो रियल नंबर के बराबर होता है। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इससे जो जुड़े हुए सवाल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग करिएगा। कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग करवाएंगे। जो एग्जाम्पल्स बनाने के बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वाले तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले पूछने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल का मेंबरशिप 199 रुपये मात्र में अर्जुन मेंबरशिप ले करके हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस की तरह फील कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।